जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो जब भी एक कोई क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आता है, जस्ट थिंक ऑफ द टॉपिक फ्रॉम विच इट हैज़ कम। आपको उस टॉपिक का रिवीजन उसी समय हो जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अपनी बुक साथ में लेके बैठें, कुछ भी डाउट है तो वो वाला टॉपिक खोल के पढ़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कई बार जो हमें इसलिए नहीं आते क्योंकि हम बुक को ठीक से पढ़ नहीं पाए अब तक, है ना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपने NCERT पढ़नी वर्ड बाय वर्ड, तो आई एक्चुअली मीन दैट ये जो पेपर आपका बना है इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए दिए क्योंकि आपको MCQ प्रिपेयर करवाना है। और MCQ में तो आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें से कुछ लोग चाहे उनको नॉलेज नहीं हो तो भी वो कोई ऑप्शन अंदाजे से लगा करके और मार्क्स ले लेते हैं। हाँ, ABCD ऑप्शन, आपको कोई भी एक ऑप्शन लिखना है तो वैसे भी आपको बाय अटेम्प्टिंग एन MCQ योर 25% प्रोबेबिलिटी इज़ दैट यू आर करेक्ट, है ना। 4 में से एक तो करेक्ट होगा ही और हो सकता है वो आपका वाला ही हो, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक ठीक से आता नहीं है, उसका वो वर्ड नहीं पता है जो वहाँ पर आना चाहिए, तो फिर कोई चांस नहीं कि आप इसका आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स हमको आता है तो MCQs हम ज़रूर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर MCQ फॉर्म में पूछे जाए तो आपको ज़रूर आएंगे, है ना। तो इसलिए ये हमने MCQ डायरेक्ट आपको देने के बजाय फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। देखते हैं, ये दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सेल। रॉबर्ट हुक सॉ द कॉक resembled the structure of this is honeycomb। बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसको जैसा वो होता है ना, जो बी हाइव होता है ना, उसमें बहुत सारे हेक्सागोनल शेप और मल्टीपल ऐसे दिखते हैं, उनको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वाले, तो उसको हनीकॉम्ब बोला उसने। डैश इज द whole fluid substance of the cell, this is called protoplasm। किसने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में? हाँ, पर्किने in 1839 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये बताया कि एक तो मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको तो बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस यहाँ जो मटेरियल जो फ्लूइड यहाँ भी जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। सारा का सारा केवल न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, इसके अंदर आपको पता है कि DNA होता है, तो मतलब उसकी वजह से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा जो फ्लूइड कंटेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये फ्लूइड जो यहाँ है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ये बात है। ऑल सेल्स आर बोर्न फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। इसमें कुछ लोग हो सकता है सिंगल सेल लिख दें, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग लिखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द सेल थ्योरी जो श्लीडन एंड श्वान ने बताई थी। हाँ, पता है आपको ये बात कि श्लीडन और श्वान ने अलग अलग स्टडी करते करते, हाँ, मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वान, दो अलग अलग साइंटिस्ट 1838-39 में अलग अलग स्टडी करते करते दोनों ने ये बताया सेल थ्योरी के बारे में, और फिर सेल थ्योरी कंबाइन कर दी गई। तो उसका पॉइंट है ये कि ऑल द सेल्स आर बोर्न फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल द सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई केमिकल रिएक्शन से सेल नहीं बनती है, उनका कहने का ये मतलब था। एक सेल डिवाइड होकर के ही, मतलब कि वो प्री एग्जिस्ट श्लीडन एंड श्वान क्या बेसिकली ये जो था ये एक्सटेंशन था 1855 में जो आया था, हाँ, कि ओमनिस सेलुलाe सेलुला,
आपके इसमें क्वेश्चन भी है कि एक सेल प्री एग्जिस्ट करती है, एक सेल पहले से होती है, फिर वो डिवाइड करती है, तो डिवाइड होगी तो डॉटर सेल्स बनेगी। तो डॉटर सेल्स बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेल विच वाज ऑलरेडी देयर। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ऑलरेडी देयर। तो ये जो बातें हैं जो साइंटिस्ट से रिलेटेड है, वो मैं आपको, अगर आपको पता नहीं था तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है। एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हमने हिस्ट्री जो थी वो पढ़ी थी। ये है ना, ये चीज़ जैसे कि प्रोटोप्लाज्म की बात आई पर्किन 1839 में, है ना, श्लीडेन एंड श्वैन ने ये करा। श्लीडेन एंड श्वैन ने बताया कि ये जो है, फिर 1855 में रूडोल्फ वर्शो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक यहाँ से आया है आपका, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट। तो सिंगल सेल लिखना गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है ना, इसलिए आपको वही लिखना चाहिए जो आपके बुक में लिखा है, और वो आपको पता चलेगा जब आप बुक पढ़ोगे खुद, ठीक है ना। तो यहाँ प्री एग्जिस्टिंग लिखेंगे आप, सिंगल लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, और देखें, ऑक्सीजन मूव इन और आउट इन द सेल बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन का आना जाना जिस प्रोसेस से होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑक्सीजन मूव इन और आउट ऑफ अ सेल बाय simple diffusion. If the medium around a cell has high water concentration, the solution is called hypotonic solution. Water will come in endosmosis and the cell will become turgid. Dash is a special case of diffusion through a semi-permeable membrane. This is osmosis. Structure of a plasma membrane can be observed by an electron microscope. Plant cell wall is mainly composed of cellulose. Dash is the shrinkage of contents of a plant cell away from the cell wall. Plasmolysis. जब सेल को, किसी प्लांट सेल को, ये केवल प्लांट सेल का फीचर है, जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, यानी सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा बाहर कम, तो वाटर स्टार्ट्स गोइंग आउट। और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को छोड़ करके, वहाँ से डिटैच होकर के एक कॉर्नर में जा कर के इकट्ठा हो जाती है सारे ऑर्गेनेल्स को लेकर के। दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। Organisms with cells having a nuclear membrane are called, जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनके लिए हम कह सकते हैं कि इनमें एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मिलता है। ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, है ना। एवरेज साइज ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 micrometer. What is micro? It is 10 to the power -6. हाँ, बहुत छोटा है मतलब। Digestive enzymes of lysosomes are made by rough endoplasmic reticulum. ये सब आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे आंसर्स। Dash are the sites of protein synthesis. ये तो पता होना ही चाहिए आपको, राइबोसोम्स। Dash is the repair and maintenance of plasma membrane. Membrane biogenesis.
हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अक्रॉस इट आना जाना अलाउ करती है ना। हमने कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, चीज़ें आती जाती रहती है, इस वजह से उनका वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो उस वेयर एंड टेयर को विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मेंटेन करना इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एंड दिस इज अ फीचर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे तो आपको आपकी बुक में ये मिल जाएगा। डैश इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली उसी पैटर्न में होता है जिस पैटर्न में गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए मटेरियल को पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है। तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द लाइसोसोम्स हैं वो तो बना ही रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको जब वो भेजता है तो लाइसोसोम बना देता है, वो पैक कर देता है और भेज देता है, वेसाइकल बना देता है ना। तो ये गोल्गी apparatus लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर SCR क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज द रोल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स इन लिवर सेल्स, है ना। मैंने आपको बताया भी था अलग से, वैसे आपको अपनी बुक बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कई बार ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, पॉइजन्स को डिटॉक्स करता है। इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल इज फुल ऑफ सैप एंड प्रोवाइड्स डैश एंड रिजिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब उसको फुल कर देना, एकदम पैक कर देना फ्लूइड से, दैट इज टर्जिडिटी। जब सेल पूरी तरह से पानी से भर जाती है, फ्लूइड उसके अंदर घुस जाता है और अब उसकी कैपेसिटी ऑफ मटेरियल उसमें आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, तो हम कहते हैं सेल जो है वो टर्जिड हो गई है ना। The energy is released by the mitochondria in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है, आपने इसका वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए लिपोप्रोटीन्स। इसका मतलब क्या हुआ? लिपिड्स यानी फैट्स and proteins. Cell theory was coined by Schleiden and Schwann. Matthias Schleiden and Theodor Schwann. Who said omnis cellula cellula? Rudolf Virchow. हाँ, आपकी बुक में वर्शो लिखा है केवल, 1855 में रूडोल्फ वर्शो ने ये बात बताई। ओमनी सेलुला सेलुला, अ सेल गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवीजन के बारे में तभी हमें पता चला ना जब इन्होंने ये बात कही। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखें। डैश इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड कंटेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द क्लोरोफिल इन द प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। यहाँ पे आप लिखोगे 25 में मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मेम्ब्रेनस वेसिकल से क्यों आया क्वेश्चन? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, हम कहते हैं कि जी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं हैं, ये बात पहले आ गई। उसके बाद बात क्या आई? उसके बाद क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया कि भाई क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई कर दो, अलग अलग सेक्शंस में बांट दो। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वो सब चले गए किंगडम मोनेरा में,
है ना। प्रोकैरियोटिक समझते हो, प्रोकैरियोटिक सेल दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थे ही नहीं उनमें। फिर बाद में पता चला कि कुछ बैक्टीरिया, मतलब सब बैक्टीरिया उसमें चले गए मोनेरा में। बाद में पता चला कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते थे, उन सबको पहले हमने डाल रखा था किंगडम प्लांटी में। लेकिन बाद में जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया, तो उसने कहा कि भाई इसमें प्लांट किंगडम में वही सेल्स आएंगी केवल जो जिनकी सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज से। तो पता चला कि कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले फोटोसिंथेसिस से, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जिनमें सेल्यूलोज वाली क्या सेल वॉल ही नहीं है। तो ऐसे ये बैक्टीरिया निकले, साइनोबैक्टीरिया इनको बोला जाता था। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे बेसिकली। साइनोबैक्टीरिया तो वो है ही, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन और बैक्टीरिया वो है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, एल्गी बेसिकली वो स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो सबसे कम डेवलप्ड होते हैं, जिनमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जिनमें लीव्स नहीं दिखती हैं, केवल वो ग्रीन दिखते हैं ना, लेकिन लीव्स नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, स्टेम नहीं है, रूट्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उसे प्लांट कहा जा सके। तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड करने का जो आइडिया आया वो सिर्फ उनके सेल के स्ट्रक्चर से आया कि इनकी सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी हुई, इसलिए इनको प्लांट किंगडम में रखना चाहिए। तो वो जो ग्रुप है जिसमें इस तरह के प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। इस तरह के बॉडी डिज़ाइन को जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं थैलस। तो जिसमें थैलस हो वो थैलोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, थैलो मतलब थैलस वाला। तो ये जो थैलोफाइटा वाला जो ग्रुप है एल्गी, इन थैलोफाइटा के सारे मेंबर्स को एल्गी बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है बेचारे साइनोबैक्टीरिया, वो भी अपना खाना क्योंकि खुद बनाते थे तो उनको भी थैलोफाइटा में डाल दिया कि चलो तुम भी खाना खुद बनाते हो, तुम भी यूनिसेल्युलर दिख रहे हो। यूनिसेल्युलर हालांकि एल्गी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक थे। तो प्रोकैरियोटिक थे, उनके जब पता चला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है इसकी, तो तब ये वाला सवाल आया कि अच्छा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये मोनेरा में डाल दिया गया। इनको अब हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बजाय साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं कि ये भी बैक्टीरिया है जिसमें पिगमेंट है ब्लू कलर। साइनो मतलब ब्लू, तो ब्लू ग्रीन के लिए आता है साइनो वर्ड ना, ग्रीन के लिए तो क्लोरो आता है, वैसे ये ब्लू के लिए स्पेसिफिकली साइनो आता है। तो इसका पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। अपना खाना खुद बनाने वाला बैक्टीरिया है, खाना खुद बनाता है लेकिन प्लांट नहीं है। तो सवाल ये आया कि फिर इनका जो पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल है, वो कैसे रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड तो बहुत बड़ा है ना, मेम्ब्रेनस एक बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे ही नहीं, ये प्रोकैरियोटिक होने की शर्त है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते तो वो प्रोकैरियोटिक ही क्यों होता। तो उसे चेक किया तो पता चला वो तो उसमें है ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब कोई प्लास्टिक जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल है। तो कहाँ है क्लोरोफिल, वही ये क्वेश्चन है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है, वो कहाँ होते हैं, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन करते। दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन आपकी बुक में। प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ लिखा हुआ है उसको पढ़ो ध्यान से, वर्ड बाय वर्ड लिटरली पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन सारे मैंने बनाए हैं और आपकी बुक में से खुद पढ़ के निकाले हैं। तो आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से। आप इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश मत करना, है ना। आप सोचो कि मैं इंटरनेट पे ढूंढ के आंसर निकाल दूँ, निकलेगा नहीं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, कोशिश करके देख लेना, खास करके इस टाइप की चीज़ें। लेकिन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ दो चीज़ें, डीएनए एंड प्रोटीन्स। हाँ, डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर द टू सब्सटेंसेस जिनसे क्रोमोसोम्स बनते हैं। सैफ्रेनिन एंड मिथाइलिन ब्लू आर क्या है ये, स्टेन्स यूज टू वॉच सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। डैश इज इनटेक ऑफ फूड बाय अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। सेल जब किसी चीज़ को अंदर लेती है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। हाँ, अगर वो किसी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर वो किसी लिक्विड को अंदर लेती है तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस, और दोनों को मिला के बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये बात ध्यान रखना। डैश लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरसेस, हाँ, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी apparatus। हाँ, कभी कभी गोल्गी apparatus में कॉम्प्लेक्स शुगर्स सिंपल शुगर से बनती है। ठीक है, तो दैट्स इट, 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने आराम से कर लिए होंगे। आगे से भी इस तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। आपको बुक अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब बातें आपकी बुक से ही निकल के आई हैं। चलो, तो बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।